हाल ही में एक ज़रूरी खबर सामने आई है कि अब सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत में कर्मचारियों की सीधी भर्ती में भी दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू होगा, यानी अभी तक ऐसा नहीं था। इसके अलावा फिलहाल देश में जातिगत जनगणना भी राजनीति के केंद्र में बनी हुई है। जातिगत जनगणना का मकसद ही बताया जा रहा है कि सभी वर्गों को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिल सके। दूसरी तरफ आरक्षण के बंटवारे और क्रीमी लेयर को बाहर करने के सवाल भी उठ रहे हैं। इन जरूरी सवालों और बहस के साथ साथ एक और सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जिन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था मौजूद है, वहां भी दलितों और आदिवासियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। सरकार के अनेकों दावों के बावजूद अभी देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में आरक्षित पदों को भरा नहीं जाता है। उच्च संस्थानों में आरक्षण से जुड़ी बहस अक्सर आंकड़ों और राजनीति तक सिमट जाती है, लेकिन जमीनी सच्चाई और संस्थागत व्यवहार की असल सच्चाई वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने उस व्यवस्था को भीतर से देखा हो। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही आवाज जो न सिर्फ शिक्षण व्यवस्था का हिस्सा है, बल्कि इतिहास और सामाजिक न्याय पर लंबे समय से गंभीर लेखन और शोध करते आ रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीणा दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज में इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, मैं भी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, शुरुआत इसी सवाल से करना चाहूंगी कि जब देश में समावेशी शिक्षा और समान अवसर की बातें होती हैं, इसके बावजूद देश के टॉप संस्थानों में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित फैकल्टी पद खाली रह जाते हैं। आपके अनुभव में आखिर इतने बड़े पैमाने पर आरक्षित पद खाली क्यों रह जाते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। इसको ऐसे देखिए कि जब आजादी के साथ आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो आरक्षण के मामले को लेकर के जब बहस चली, तो हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक, और 1997 में जब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया, तब आरक्षण लागू नहीं किया गया था। पहली दफा था जब 1 जुलाई 1997 से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आरक्षण को लागू किया गया। ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि लगभग 45 से 47 साल तक एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय होता रहा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के एक्ट से गवर्न होती हैं और डायरेक्ट जो है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में आती हैं। तो ऐसे में ये जिम्मेदारियां थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की, कि वो रिजर्वेशन को इंश्योर करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब 1997 में ये इंश्योर किया गया कि एसटी, एससी के लोगों को मौका दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, खास करके नौकरियों में असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के लेवल पर, तब यहां से ये कहानी शुरू होती है। अब ऐसे में हमने दो चीजें देखी, क्योंकि जहां पर स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंसीज आती हैं उसका तो वर्कलोड पूरा स्टेट को ध्यान में रख करके लिया जाता है, लेकिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात आती है तो यहाँ पर कमोबेश जो मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमेशा से रहा है, और सरकारें अपने हिसाब से करती नहीं है। तो हर 5-7 साल के बाद से ही जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। तो पहली चीज तो ये हुई कि 1997 के बाद से रिजर्वेशन लागू हुआ, और टाइमली रिक्रूटमेंट नहीं हुई जैसे एनुअली होती है, होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। कभी 5 साल बाद, कभी 6 साल बाद, हर यूनिवर्सिटी का यही पैटर्न रहा। पहली बात। अब जब ये रिजर्वेशन लागू किया गया तो प्रॉब्लम दूसरी आई कि रिजर्वेशन किस लाइन पे दिया जाए। एक्चुअली यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन लागू करने के लिए रोस्टर होता है कि भाई कौन सा पद सीरियल नंबर में किस कैटेगरी को जाएगा, कौन सा पद किसके पास जाएगा, उस हिसाब से ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया तय होता है कि भाई 15% अगर पोजीशंस एससी को जाएंगी तो वो 15% पोजीशंस कौन सी होंगी, कौन सा सीरियल नंबर होगा जो 15% एससी को जाएगा, और एसटी के लिए 7.5 जाएगा, तो वो भी तय होना जरूरी होता है कि वो कौन सा नंबर होगा। ऐसे में एक नई व्यवस्था बनाई, जो व्यवस्था आजादी के समय से चल रही थी, वो थी रोस्टर। तो रोस्टर में ये सब तय हो रहा था। 1952 में जब रोस्टर फर्स्ट टाइम जब तय किया गया था, तब रोस्टर इस तरीके से था कि जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है वो था शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को फर्स्ट नंबर पे रखा गया, उसके बाद रखा गया एससी को, फिर रखा गया यूआर को।
क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। 1997 में जब यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन आया तो सबसे पहला काम किया कि रोस्टर को उलट दिया गया। अब सबसे पहले यूआर, फिर एससी और फिर एसटी, इस तरीके से। तो यहां से क्या हुआ, पहली चीज कि जो छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन छोटे डिपार्टमेंट्स में से आप देखिए कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कोई बहुत बड़ी इंटेक के साथ नहीं चलती। हर डिपार्टमेंट में कहीं 10 लोग, कहीं 12 लोग, कहीं 15 लोग, इतना ही, ज्यादातर इतने से बड़ा डिपार्टमेंट नहीं होता है। बहुत कम यूनिवर्सिटी जहाँ बड़े डिपार्टमेंट है, या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ बजट डिपार्टमेंट होता है, अदरवाइज बहुत कम नंबर्स के साथ ही डिपार्टमेंट चलते हैं। तो शुरुआती जो रोस्टर्स बने उनमें पहली शुरुआती पोजीशंस यूआर के लिए चली गई, और एससी एसटी का नंबर वहां पर भी नहीं है, इसलिए सीटें लगातार खाली रहती चली गई। 2007 में ओबीसी रिजर्वेशन आया, लेकिन उसे भी लागू करते करते हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत दशकों लग गए उस रिजर्वेशन को लागू होते होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल मैं दे दूं तो 2013 में रिजर्वेशन लागू हुआ ओबीसी का। इस बीच में रोस्टर फिर से पलट दिया गया। पहले जो 14 पॉइंट रोस्टर था, फिर वो 100 पॉइंट रोस्टर हो गया, फिर वो कन्वर्ट होकर के जब ओबीसी रिजर्वेशन आया तो 200 पॉइंट रोस्टर हो गया। फिर ये अगेन हम लोग जब देखते हैं तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक कंप्लेंट गई थी, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज निकली थी 2016 के आसपास, उन वैकेंसीज के खिलाफ कुछ एप्लीकेंट्स कोर्ट में गए और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 200 पॉइंट जो रोस्टर था उसको पलट दिया, उसकी जगह 13 पॉइंट रोस्टर आया। 13 पॉइंट रोस्टर का मतलब ये होता है, और या 200 पॉइंट रोस्टर का मतलब ये था कि किसी भी इंस्टीट्यूट को 200 पॉइंट रोस्टर में इंस्टीट्यूट को जो है यूनिट मान करके काम किया गया, और 13 पॉइंट में डिपार्टमेंट को यूनिट मान करके काम किया गया। अगर सपोज दैट डिपार्टमेंट 10 का है तो 13 तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो जो 13.5 या 14वें नंबर पे जो आदिवासी आता है वो डिपार्टमेंट में पहुंच ही नहीं पा रहा था। ठीक, एससी को तो एक जगह 7 नंबर पे मौका मिल गया था, ये रिजर्वेशन के प्रपोर्शन में ये सब नंबर्स डिसाइड हो रहे थे। लेकिन 200 पॉइंट रोस्टर को पलट दिया गया और 13 पॉइंट रोस्टर को आकर के, तो इस प्रोसेस के चलते फिर से अपॉइंटमेंट डिरेल हुआ। तो ऐसे अलग अलग वजहों से अपॉइंटमेंट डिरेल होते चले गए और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होती चली गई। और उसके बाद आता है दूसरा दौर, दूसरा फेज। एक तो वैकेंसीज खाली रहने का ये रीजन रहा रोस्टर, दूसरा रीजन ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज में जब जब रिक्रूटमेंट हुई तो रिक्रूटमेंट में जो लोग पैनल में बैठने लगे, इंटरव्यूज में जो बैठने लगे, वो जाहिर सी बात है वो लोग थे जो सिस्टम में पैसे चले आ रहे थे, और ज्यादातर अपर कास्ट लोग थे। इन्होंने एक्चुअली में आपको मैं बताऊं 2010 में आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको हम बहुत प्रोग्रेसिव विश्वविद्यालय मानते हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की और एकेडमिक काउंसिल की मिनट्स उठा करके देखिए 2009 और 10 की, जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जा रहा था। और उन मिनट्स पढ़ेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ है, जेएनयू के प्रोफेसर्स ने लिखा हुआ, जो उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए आएगी तो इस देश की जो प्रतिभा है, जो मेरिट है, वो विदेश चली जाएगी, क्योंकि ये मेरिटोरियस लोग नहीं है और इनके पढ़ाने से यहां से लोग माइग्रेट करके विदेशों में जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये एक मेंटल, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं 2009 और 10 की आप, और वो सब एक से जो है अपने अपने फील्ड के बड़े उस्ताद माने जाते हैं। अब उनमें से कुछ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी सबके राइटिंग में है वो डिटेल, बाकायदा डाइसेंट नोट्स हैं। उन नोट्स को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एंटी रिजर्वेशनिस्ट लॉबी इन तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितनी तेजी से जो है बैठी हुई थी। नॉट फाउंड सुटेबल टैग को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस में भेदभाव का जरिया बन रहा है? नॉट फाउंड सुटेबल में क्या किया कि एडवर्टीजमेंट आया, लोगों ने अप्लाई किया, लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और कॉल करने के बाद कहा गया कि नहीं नहीं, इसमें से तो कोई जो है सुटेबल नहीं है। अब ये सुटेबल नहीं है, इसका क्या पैमाना है? तो इसका कोई पैमाना नहीं है। पैमाना क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरव्यू में जो लोग पैनल लेते हैं इंटरव्यू, उनको 100% वेटेज था कि वही तय करेंगे कि किसको रखना है नहीं रखना। क्योंकि एकेडमिक मैटर्स, किसने पीएचडी किया है, कितना पब्लिकेशन है, कितनी किताब है, ये इंटरव्यू में जब 100% वेटेज वाला फॉर्मूला लागू होता है तब ये सारा एकेडमिक मैटर साइड में हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं बचता है, ये शून्य हो जाते, जीरो हो जाते। सिर्फ वो 2.5 से 3 मिनट में आपकी मेरिट तय करते हैं कि आपको रखना है कि नहीं रखना है।
तो यहां से ये पूरी की पूरी प्रोसेस शुरू हुई। तो दूसरा रीजन ये शुरू हुआ एनएफएस का। अब आते हैं तीसरा रीजन इसके पीछे, सीटें वैकेंसी किस तरीके से रहती जा रही। तीसरा है नो कैंडिडेट अवेलेबल। अब हुआ क्या, रोस्टर बना, रोस्टर में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी होती है, थोड़ा सा आप ऐसी जगह उस पर्टिकुलर पोजीशन को डाल देंगे कि सपोज एसटी को आपने कह दिया कि हमें पुर्तगीज डिपार्टमेंट में एसटी का प्रोफेसर चाहिए। अब एक तो एसटी जो है वैसे ही जनरली को मौका नहीं मिल रहा है, तो वो सिस्टम में पहले से बहुत कम है। और अगर वो किसी तरीके से आ गया तो पता चलेगा आप उसमें इतना जो है वो लगा देंगे राइडर कि वो सीट ऐसी जगह चली जाती है जहां इम्पॉसिबल हो जाता है किसी कैंडिडेट का मिलना। आप पुर्तगीज में अगर खोजने जाएंगे एसटी का प्रोफेसर, या जापानीज में खोजने जाएंगे, तो बहुत कम नंबर्स में लोग हैं जिन्होंने पुर्तगीज जापानीज पढ़ी है, और वो इसके लिए एलिजिबल है, इनका नंबर्स और भी कम हो जाता है। तो इसलिए ये तीसरी एक कैटेगरी रखी जानबूझ करके, जहां कैंडिडेट्स अवेलेबल ही नहीं हुए। फिर उसके बाद एक और इसमें लाइन आती है जिसको कहते हैं जो है नो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड। अब नो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड की कहानी क्या है कि कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लेकिन उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया इंटरव्यू के लिए। उसकी वजह क्या होती है कि बार बार हर साल क्या होता है कि पिछले हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि इंटरव्यूज में इंटरव्यू कॉल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं यूजीसी की। यूजीसी हर 2-3 साल में अपनी गाइडलाइंस को दाएं बाएं कर देती है। कभी कह देती है कि हमें सर्टेन टाइप्स ऑफ जर्नल्स में आपके आर्टिकल चाहिए, अगले साल पता चलता है कि वो सारी जर्नल्स जो पिछले साल उन्होंने वैलिड मान ली थी, इस साल वो इनवैलिड है। अब फिर से आपको अप्लाई करना है, तो अब पुरानी जर्नल्स तो रद्दी के भाव चली गई, आप फिर नए से शुरू कर दीजिए। फिर कुछ और क्राइटेरिया लाएंगे कि अगर ये जर्नल है तो ठीक है, लेकिन इसमें सर्टेन इंपैक्ट फैक्टर के साथ चाहिए। अब इंपैक्ट फैक्टर की कहानी एकदम यूरोपियन फिनोमिना है कि किस जर्नल को कितनी बार साइटेशन किया जा रहा है, कितना उसको इज्जत मिल रही है, कितना उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में उसके जो रेपुटेशन है, तो वो एकदम क्राइटेरिया अलग है। अब उस तरीके का स्टैंडर्ड हमारे देश में वैसे ही नहीं बना रखा है, तो हम साइटेशन की जब मसला आते हैं, जो उस इंपैक्ट फैक्टर की बात करते हैं, तो तुरंत चले जाते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पर, और उसके बाद फिर वही मसला है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड नहीं होते। तो ऐसे चलते चलते जब आप देखेंगे तो पूरी हर यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्पेशली, यहां पर आपको रिजर्व कैटेगरी के लोग खास करके जो इनिशियल रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर पर, पहले ही बहुत कम पहुंचते हैं। सर, आप खुद एक आदिवासी प्रोफेसर हैं। क्या आपने कभी फैकल्टी चयन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव देखा है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक कीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करने के बाद देखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप 10 साइंटिस्ट हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, उनमें 5वें नंबर पर प्रोफेसर अशोक कुमार हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, और उनका काम इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्नाइज है, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स जो है उनके फील्ड में काम करने के लिए मिले हुए हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, पिछले से पिछले हफ्ते उन्होंने प्रोफेसरशिप के लिए जो है अप्लाई किया था, और यूनिवर्सिटी उन्होंने उन्हें एनएफएस कर दिया, सुटेबल नहीं माना, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 5 साइंटिस्टों में है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, और वो मिलियन डॉलर्स में जो है यूनिवर्सिटी के साथ प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं माने गए। वो दलित समाज से आते हैं। शायद इस देश में उनके बराबर और भी हो सकता है और होंगे लोग, लेकिन मेरी जानकारी में इस तरीके के फिजिक्स डिपार्टमेंट में इतना बड़ा प्रोफाइल के साथ कोई व्यक्ति मौजूद हो एससी समाज से, और उसको जो है यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माना। तो ये सिचुएशन लगातार ये स्थितियां हैं, और इस स्थिति के चलते हम लोग देख रहे हैं कि देश भर में खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लगातार लोग जो एसटी एससी ओबीसी के, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है। आईआईएम आईआईटी उनकी कहानी अलग है। उनकी अगर हम लोग देखें तो उन्होंने तो बहुत लंबे समय तक तो ये डिनाई करते रहे मेरिट के नाम पर कि भाई ये स्पेशलाइज सेंटर्स हैं और इसमें एक अलग किस्म का काम होता है, तो हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, और तमाम तरीके के उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए।
और उसका नतीजा क्या निकला, आप तमाम आईआईटीज का डेटा उठा करके देखिए, वहां पर जो जो फेलियर्स का जो लिस्ट है, ड्रॉप आउट रेट्स अगर हम लोग देखें आईआईटीज का, आईआईएम्स का, तो पता चलेगा सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट जो है एसटी एससी के बच्चों का है। आप यूजी लेवल पे देख लीजिए, जो है पीजी लेवल पर देख लीजिए, और पीएचडी के लेवल पर देखेंगे तो ऐसी इस देश में कई यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, जब से वो यूनिवर्सिटीज बनी है, एक भी आदिवासी स्टूडेंट को पीएचडी नहीं कराया किसी भी डिसिप्लिन में। ऐसी भी आईआईटीज हैं इस देश में, उन्होंने नहीं कराया। सवाल ये नहीं है कि लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने क्यों नहीं करा, सवाल यह है कि उन्होंने वहां तक पहुंचने नहीं दिया, इनिशियल लेवल पे उनकी जड़ें काट दी। उन्हें या तो यूजी में फेल कर दिया गया, यूजी से किसी तरीके से बच गए तो पीजी में रोक लिया गया, और पीजी से निकल गए तो पीएचडी में एडमिशन हुए नहीं, और ले लिया तो पीएचडी कभी कंप्लीट होने नहीं दी। मैं ऐसे कई रेपुटेटेड जो आईआईटी जिनको हम ब्रांड मान करके चल रहे हैं, उनके एग्जांपल्स मैं बता सकता हूं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आईआईटी कानपुर में, जिसने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, जिसका एडमिशन हो गया, लेकिन 2 साल तक, मतलब साल भर के ऊपर हो गया, तब तक उसको सुपरवाइजर अलॉट नहीं किया गया। और वो जब तक उसको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा तब तक उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो काम शुरू कर सकता है, ना उसकी फेलोशिप आ सकती है, कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़े। एडमिशन हो गया तो क्या हुआ। तो इस तरीके की सिचुएशंस हैं देश भर में। आप किसी भी आईआईटीज का जिक्र कर लीजिए, आईआईएम का जिक्र कर लीजिए, लगातार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब भी इस मुद्दे पर बात होती है तो अक्सर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई गई है, पीएचडी की शर्त को हटाया गया है और सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019 लागू किया गया है, जिससे अब आरक्षित पद सामान्य वर्ग से नहीं भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री के ये दावे जमीनी सच्चाई से किस हद तक मेल खाते हैं और क्या आदिवासियों और अन्य आरक्षित वर्गों के लोगों को वाकई इसका फायदा मिल रहा है? देखिए, जिस एक्ट 2019 के एक्ट की बात कर रहे हैं, वो दरअसल सरकार तब लाई थी जब रोस्टर आंदोलन लगभग 2 साल हम लोगों ने चलाया था। आप याद होगा 2018-19 में एक बहुत बड़ा 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ में एक आंदोलन चला था, और उस सब को हम लोग लीड कर रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम लोग उसको सेंटर में फोकस करके कर रहे थे, और हमने गांव देहात से लेकर के पार्लियामेंट तक उस को लाने के लिए जितना संघर्ष किया, वो क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे लाखों लोग शामिल थे। आपने देखा होगा तमाम अपोजिशन की पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया था इसको लाने को लेकर के, और 13 पॉइंट रोस्टर को हटाने को वो चाहते थे कि 200 पॉइंट रोस्टर है, और उसके लिए पार्लियामेंट के भीतर प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन चला, बहुत सारे मूवमेंट हुए, मार्च हुए, लोगों ने अलग अलग इलाकों में जो है लेटर्स लिखे, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लिखे, पार्लियामेंट को लिखे, आपके राष्ट्रपति के नाम पे चिट्ठियां भेजी गई, पीएम के नाम पे चिट्ठी भेजी गई। तो वो जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक्ट हमारे लोगों के संघर्ष की बदौलत आया। पहली चीज, उस एक्ट के आने के बाद वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने पीएचडी में सीटों की संख्या बढ़ा दी। बिल्कुल उनके कहने से नहीं बढ़ी। एनरोलमेंट रेशियो जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन 2 चीज है, सीटों की संख्या बढ़ाना और उस पर एडमिशन दे करके पीएचडी कराना, या सीटों की संख्या बढ़ा करके नौकरियां देना, उनको प्रमोशन देना, ये डिफरेंट चीजें हैं। मैंने वो ट्वीट पढ़ा था जिसको धर्मेंद्र प्रधान साहब जो है कोट कर रहे थे। उस ट्वीट के जवाब में नीचे लिखा था, और एक क्लेम किया था, धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहा था कि अब एनएफएस की प्रक्रिया बंद हो गई है। मैंने जिस दिन उन्होंने वो ट्वीट किया था, उससे 15 दिन पहले का दिल्ली यूनिवर्सिटी की ईसी की मिनट्स की कॉपी वहां शेयर की थी। और मैं आपको यहां बता दूं, पिछले महीने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएफएस हुआ था, पिछले महीने भी एनएफएस हुआ था, और अभी जो रिक्रूटमेंट्स आने वाले दिन का एक्चुअली वो कंप्लीट हो गई प्रोसेस, लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास एक कंप्लीट जानकारी है, और एक पक्की जानकारी है कि उसमें भी एनएफएस है। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं,
वो कंप्लीटली झूठ है। उस अगर के संदर्भ में हम लोग बात की तो इसको देख लीजिए। दूसरी चीज, वो जो बात कह रहे हैं उसको ऐसे देखिए कि पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो 2019 के बाद से या 2014 के बाद से भी देख लीजिए, पता चलेगा तो लगातार स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, खास करके जो एसटी, एससी, ओबीसी से जो संबंध रखते हैं उनके ऊपर हमले बढ़े हैं। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, वो घटा नहीं है, वो बढ़ा है, अलग अलग तरीके से बढ़ा है। स्टूडेंट्स है तो उनके साथ अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, टीचर्स है उसके साथ अलग किस्म का डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये एक और लाइन है इस सबके हट करके। आप देखिए कि बहुत से पोजीशंस यूनिवर्सिटीज में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो या आईआईटी, आईएम वगैरह जो भी है, उन सब में देख लीजिए बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जिसे हम लोग सिंगल कैडर पोस्ट कहते हैं, जहां एक व्यक्ति उस पर्टिकुलर कैडर पे एक ही व्यक्ति, जैसे वाइस चांसलर या किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल, ओके, लाइब्रेरियंस, ये सिंगल कैडर पोस्ट है, जहां ये प्रशासनिक पोजीशंस हैं, यहां रिजर्वेशन नहीं होता है। आप एक भी व्यक्ति खोज करके देख लीजिए पूरे देश भर में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है की तारीख में, शायद मेरी जानकारी के साथ शायद एक, वो भी मैं कंफर्म नहीं हूं, एक व्यक्ति आदिवासी समाज से आता है जो वाइस चांसलर, अदरवाइज कोई भी नहीं है पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 80 कॉलेजेस हैं सारे मिलाकर के, उनमें आज तक का इतिहास है 1921 से लेकर के 2025 के बीच में आज तक एक भी आदिवासी व्यक्ति प्रिंसिपल नहीं बना है। सो इस तरीके का सिंगल कैडर पोजीशंस जो है वहां पर हैं। तो प्रिंसिपल की पोजीशन, वाइस चांसलर की पोजीशन, रजिस्ट्रार पोजीशन, लाइब्रेरियंस की पोजीशंस, यहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, और जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो ये स्थिति इस देश की है जी। क्या सिलेक्शन कमेटीज में विविधता की कमी यानी एससी एसटी प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण भी आरक्षित वर्ग में भर्तियां नहीं हो पाती? नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब में एसटी या एससी से एक लाइजन ऑफिसर होता है, ये बात सच है। ओबीसी की अगर रिक्रूटमेंट हो रही है तो ओबीसी तबके से भी होता है, लेकिन उसका जो भूमिका है वो उसी तरीके की है जो कि बहुत ही सिंबॉलिक है, उसका कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। वो उसी व्यक्ति को वहां पर बुलाया जाता है जो उन्हीं का व्यक्ति होता है, जिसका एक ही काम है कि वहां प्लेट में जो काजू रखे होते हैं उसको चुगते रहना है। वो नमकीन हुई तो वो नमकीन पे ध्यान होगा, काजू होंगे काजू पे ध्यान होगा, अगर चाय कॉफी का वो रहा है तो वो चाय कॉफी पे ध्यान, उसका इतना ही भूमिका है। वो सिर्फ टोकन है। वो जो का सबसे बड़ा आदमी होता है वो आदमी एसटी एससी का लाइजन ऑफिसर होता है वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो उसकी सिचुएशन एकदम से ऐसी होती है जैसे इसके यहाँ, जैसे पैनल में सारे लोगों ने सवाल पूछ लिया और वो आदमी का ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, एकदम से अलग होता है। लास्ट मुझसे कहा जाता है डॉक्टर साहब आप भी पूछ लीजिए, प्रोफेसर साहब आप भी पूछ लीजिए, तो उसका रिप्लाई था आपने तो पूछ ही लिया, बस ठीक है काफी है, थैंक यू, बस ये उसकी भूमिका है। अब आप प्रोफेसर अशोक कुमार के केस में देख लीजिए, वहां पे भी जो है लाइजन ऑफिसर, वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसकी भूमिका क्या है? उसकी भूमिका यस मैन वाली है। तो जो उस कमेटी को चेयर कर रहा होगा उसको यस सर सर यस सर सर, जो कमेटी का चेयर चाहता है उस हिसाब से उसकी भूमिका तय होती है। तो लाइन ऑफिसर्स का जो रोल है वो इन सब में बहुत ज्यादा नेग रहा है, खास करके सोसाइटी के प्रति। वो अपने मास्टर्स के प्रति वफादार हैं, वो अपने आकाओं के प्रति वफादार है। उनका ऐसे होता है कि कहीं वाइस चांसलर, कहीं कोई प्रिंसिपल, कहीं किसी साइड में कोई कुर्सी खाली पड़ी हुई है तो मुझे चुपके से वहां बैठने की जगह दे दे, बस यही उनका इंटरेस्ट है।
सर, एक तरफ हम देखते हैं कि उच्च संस्थानों में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित पद खाली रह जाते हैं और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि आदिवासी और दलितों में भी कुछ ही जातियां या समूह आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही क्रीमी लेयर पर भी विचार करने की बात बार बार होती है। तो आप इस स्थिति को विरोधाभासी मानते हैं या फिर आपको भी लगता है कि आरक्षण के बंटवारे और क्रीमी लेयर के तर्क सही हैं? नहीं, देखिए, दो चीजें, क्या हम बारे के पीछे ईमानदारी से काम कर रहे हैं? अगर हम अपने काम में ईमानदार हैं, हम सच में ये चाहते हैं कि न्याय मिले, तब तो सबसे आसान तरीका है कि देश में जनगणना हो, एक रिव्यू हो कि भाई हमने 7.5% की वादा किया था और हमने हर डिपार्टमेंट में, हर तरीके के रिसोर्सेज में सबको बराबरी की हिस्सेदारी, एससी को, एसटी को, ओसी को, माइनॉरिटी को, महिलाओं को, सबको बराबरी की हिस्सेदारी दी जा चुकी है। तब तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मकसद है कि नहीं, हम जो जाति जनगणना भी नहीं होने देंगे, आंकड़े भी नहीं देंगे और हम बंटवारा करेंगे, तो एक बात बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बिना बंटवारे के एनएफएस हो रहा है, या देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बिना बंटवारे के एनएफएस हो रहा है। बंटवारे के बाद ये क्या गारंटी है पूरी सीटें फिल कर देंगे? और उस समय तो आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या वैसे ही बहुत कम हो जानी है। तो ये जो आइडिया है बंटवारे का, ये आइडिया पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड आइडिया। इसका एक ही इंटरेस्ट है कि जो इस देश का अपर कास्ट है या एंटी रिजर्वेशनिस्ट जो लॉबी है, उसे कैसे अपीज किया जाए, उसे कैसे खुश रखा जाए, उसे कैसे अपने फेवर में वोटर्स के तौर पर इंटैक्ट रखा जाए, और वही उन इंटरेस्ट, इसीलिए ये सारी चीजें चल रही होती है। अदरवाइज अगर वो ईमानदार हैं तो हम लोग तो ये कह ही रहे हैं कि इस देश के तमाम लोगों को, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी है, महिलाएं, जितने भी तबके, और इसमें भी तमाम डाइवर्सिटी जितनी भी है, सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और बराबरी की जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किसी को किसी का हक नहीं मारना चाहिए या नहीं मरने देना चाहिए, लेकिन उसके प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए, वो ईमानदारी भी तो दिखे। वो ईमानदारी सरकार के कामों में, उनकी पॉलिसीज में वो नहीं थी। ये है। क्या आपको लगता है कि ये स्थिति संविधान के अनुकूल है? बिल्कुल अनुकूल है। ये बात देखिए, दो तीन चीजें बहुत क्लियर कट। आरक्षण को लेकर के मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं इस देश में, और वो लगातार बनाए जाते रहे। आरक्षण को लागू करने के पीछे अलग अलग वजह रही। एससी के केस में डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी वजह थी। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया? ये मैं एससी के केस की बात कर रहा हूं। तो क्या इस देश में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया? अगर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है तब तो एक बात है, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन जारी है, और हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन जारी है क्योंकि कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा आता है, उसको देख लिया, आपको पता चले इस देश में एट्रोसिटीज की क्या स्थिति है। ठीक, तो एससी का वो मामला हो गया। एसटी के साथ था हिस्टोरिकल इनजस्टिस का मामला, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वह हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तो क्या जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस था वो खत्म हो गया? नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने यहाँ आकर के पॉलिसीज बनाई, और पॉलिसीज बनाई, उनका जंगल और उनकी जमीन सारे अपने नाम पर कर ली। तो क्या आजादी के बाद में जो वादा था कि हम सबको जमीनें उनकी वापस करेंगे जो अंग्रेजों ने छीन ली, जो जल छीन लिया उसको वापस करेंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा था, वो जो है खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो वो एसटी का हो गया। आते हैं आपका ओबीसी का मामला। तो जो उनके यहाँ पर बैकवर्डनेस थी, वो बैकवर्डनेस हुई? नहीं हुई। तो ओबीसी का भी जिंदा है। इकोनॉमिक लाइन पर जो है ईडब्ल्यूएस आ ही चुका है। तो ये जो एक तरफ कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए, एक तरह होना चाहिए, तो ये जो दोहरा मापदंड है कि भाई तुम्हारा इकोनॉमिक लाइन पे सूट करता है इसलिए तुमने इकोनॉमिक लाइन पे, तो ईडब्ल्यूएस को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कास्ट तुमको सूट नहीं कर रही है क्योंकि पॉलिटिकल। अब कास्ट बनाने वाले तो हम लोग नहीं है ना, एसटी एससी तो कास्ट नहीं बनाए ना, कास्ट बनाने वाले तो हैं, वो उसका मजा ले चुके हैं और अभी भी ले ही रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक लाइन पे, तो क्या किसी को गालियां जब दी जा रही है तो वो इकोनॉमिक लाइन पे दी जा रही है? ये तो नहीं कहा जा रहा कि ए गरीब, उसकी कास्ट का नाम लेकर के गाली दी जा रही है ना।
तो ये पूरी की पूरी जो स्थिति है, इस स्थिति में देखेंगे तो सारे जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन है ये संवैधानिक भावनाओं के अनुकूल है। और जो हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने इस बात को ध्यान में रखा, उन्होंने तो बहुत क्लियर कट कहा था कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां सब बराबर हों, और उस दिशा में। लेकिन उसके बाद में हमारी सरकारें एज ए नेशन के तौर पर हम लोग फेल रहे, और इसीलिए चल रहा है। ट्राइबल समुदाय के फैकल्टी और छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? ओके, देखिए हायर एजुकेशन में आदिवासियों के सामने कई तरीके की चुनौतियां, और उसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदिवासी इलाकों में होना चाहिए शिक्षा के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है। चाहे स्कूलों की बात कर लीजिए तो स्कूल नहीं है, ज्यादातर आदिवासी इलाकों में स्कूलों की बहुत कमी है। कहीं स्कूल की बिल्डिंगें हैं तो वहां प्रॉपर जो है टीचर्स नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। तो इस तरीके की वहां पे चीजें हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा इश्यू कि जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ट्राइबल बच्चों के लिए, वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। जैसे हायर एजुकेशन में पहले बहुत सारी चीजें थी, जैसे फंडिंग एक इश्यू होता है क्योंकि स्थितियां बहुत खराब है, बहुत गरीब परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, और फी दिनों दिन सरकारी संस्थानों की फी भी बहुत हाई होती जा रही है। लिविंग जो है कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा महंगा है, वो ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हो ये रहा है कि जो इकोनॉमिक सपोर्ट सरकारों की तरफ से फेलोशिप के रूप में मिलना चाहिए था, वो नहीं है। जैसे आपको नेशनल फेलोशिप फॉर ट्राइबल स्टूडेंट करके पीएचडी के बच्चों को सोशल साइंस में जो बच्चे कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज में जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए मिलनी थी। इस साल उसका बजट एकदम से घटा दिया। जो ओवरसीज फेलोशिप थी, जो विदेश जाने के लिए ट्राइबल बच्चों की, उसका बजट घट गया है। जो ग्रेजुएशन में जो फेलोशिप मिलती थी, जैसे राजस्थान का मैं बता दूं, पिछले 4 साल से एसटी एससी के बच्चों के लिए पिछले 4 या 5 साल हो गए तब से फंड फेलोशिप नहीं मिली। या कहीं बजट आता भी है फेलोशिप का तो पता चलता है कि उसे सरकारें किसी दूसरी जगह डाइवर्ट कर देती है। कहीं एजुकेशन का जो फंड आया या फेलोशिप का बजट आया, पता चला वो मंदिर बनाने में चला गया। तो इस तरीके की भी वाक्य बहुत सारे हो रहे हैं। तो कई सारी चुनौतियां हैं, और इनमें ये इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ी चुनौती आदिवासियों के सामने है। जी, आरक्षित पदों की भर्ती में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे लाई जा सकती है? दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी। पहली चीज, सिलेक्शन कमेटी के पास जो 100% बेटेज हैं, जो उनके पास, जो उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को साइड में रख करके पूरी ताकत, पूरा डिसीजन मेकिंग पावर सिलेक्शन करने वाले वो 4-5 लोगों के पास में, 7-8 लोगों के पास में चला जाता है। और वो जो 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, 1.5 मिनट में, 1 मिनट में जो फैसला सुनाते हैं कि तुम एलिजिबल नहीं, वो पावर कम की जाए, वो एकेडमिक्स को भी तवज्जो मिले जो कैंडिडेट्स हैं। तो पहली चीज तो है कि जो वेटेज है उसका एक नंबर हो, भाई उसकी वैल्यू हो, चाहे जैसे कि 30% वैल्यू उसको मिले, चाहे 15% मिले, या 10% वैल्यू हो। तो पहला सबसे जरूरी है कि वो 100% वैल्यू से घट करके उसका एक लिमिटेशन हो, पहली चीज। दूसरा कि ये जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, इनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, ताकि ये जो अंदर बैठ करके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसका बाहर पता नहीं चल पाता है, और ये सब लोग जो एकदम बहुत बढ़िया परफ्यूम लगा करके, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन करके, बहुत बढ़िया अंग्रेजी में बोल करके, बाहर बोल करके बच के निकल जाते हैं, उनका भी सच एक बार सामने आए कि क्या सच में कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है या कुछ और कहानी है। तो वीडियोग्राफी भी एक जरूरी एलिमेंट है इसका, ताकि हम इसकी पारदर्शिता को जो है तय कर पाए। तो बस ये अगर 2 सजेशंस पे काम हो जाए तो बाकी चीजें काफी हो जाएंगी। क्योंकि हम एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए, जिसको लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि क्या यूपीएससी की तरह कोई सेंट्रल बॉडी बना करके अपॉइंटमेंट, नहीं, ये एकदम जो है ना पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा डिजास्टर्स होगा। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का खोलने के पीछे मोटिव अलग है। जेएनयू एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डीयू एकदम से अलग किस्म की यूनिवर्सिटी है, जामिया अलग, अलीगढ़ अलग, हैदराबाद अलग, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग, झारखंड अलग। तो सबका जो मोटिव है वो एकदम से अलग अलग है। आईआईटीज का मोटिव अलग है, आईआईएम्स का मोटिव अलग है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का अलग मोटिव है। सो ऐसे में वो जो ऑटोनॉमी है, उस ऑटोनॉमी को बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज होगा ये कि सारी पावर अगर एक सेंट्रल बॉडी इसको करती है तो किसी गवर्नमेंट के पास में होगी, और गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली तय करेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर पूरे यूनिवर्सिटी का जो पर्पस है
वो एकदम से खत्म हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी जैसे प्राइमरी स्कूलों की आज की तारीख में हालत है, वैसी स्थितियां आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज की हो जाएंगी अगर उस तरीके की पावर हम पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो इसलिए वीडियोग्राफी और सिलेक्शन कमेटी का जो वेटेज है उसको रिड्यूस करना इज इनफ। डॉक्टर मीणा ने न सिर्फ तथ्यों से बात की बल्कि उस सच्चाई का आईना भी दिखाया जिसे अक्सर छुपा दिया जाता है। हमारे साथ जुड़कर साफ साफ शब्दों में बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।